राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक मध्यकालीन भारत है वो शुरू किया था पहले वाली क्लास में, जिसमें अरबी आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी और मोहम्मद गोरी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम दिल्ली सल्तनत है इसके बारे में पढ़ेंगे। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत, इस पे किस किस वंश ने राज किया है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और 1526 तक क्यों? क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और बाबर ने उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश है इसकी स्थापना कर दी थी। तो 1206 से लेकर 1526 तक क्या है, दिल्ली सल्तनत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। और ये गुलाम नाम क्यों था? क्योंकि गुलाम वंश है 1206 में इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? जो मोहम्मद गोरी है उसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम थे इसलिए जो वंश है पहला ये कौन सा है? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। 1206 में इसने स्थापना की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों का दान करते थे इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2-3 काम हैं। एक तो कुतुब मीनार की नींव रखने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये किसने बनवाई थी दिल्ली में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी किसने बनवाया था? ऐबक ने। तो ये 3 चीज़ हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 413 ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी, इसको नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था। और बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। और ऐबक के बाद गद्दी पर 1210 में कौन बैठा है? इनका बेटा आराम शाह। ये 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठा था, फिर इल्तुतमिश ने इसको मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था। अगर गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने 4-5 पॉइंट कौन से याद रखने हैं। सबसे मेन तो ये है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में राजधानी इसकी लाहौर थी। लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। कुतुब मीनार का नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये किसने बनवाई? ऐबक ने। और 1210 में पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में इसका मकबरा है। ये चीज़ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखनी है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। ये भी याद रखना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। गुप्त वंश के शासक हैं कुमारगुप्त। और 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठ गए थे, लेकिन 8 महीने गद्दी पर बैठे थे, उसके बाद आ गया इल्तुतमिश। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का राज रहा था। सबसे पहले इल्तुतमिश कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका दामाद भी था और गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। और इसका दामाद भी यही था। तो आराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से 4-5 पॉइंट, मतलब मैं मेन पॉइंट बताऊंगी जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये सब आप पढ़ लेना, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। और ये बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, एक बार इन्हें ज़रूर पढ़ना। तो हम इल्तुतमिश के बारे में मेन पॉइंट क्या हैं? एक तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश होगा। अगर सीधा पूछा जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? यल्दोजा और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। यहाँ पर 1215 आएगा, 5 नहीं है ये। 1215 में यल्दोजा और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था और इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की हुई थी। और हमने तराइन के 2 युद्ध और पढ़े थे। 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें विजय कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। और तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? यल्दोज और इल्तुतमिश में, और इसके विजय कौन रहे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 4 काम हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। चांदी का टका और तांबे का जित्तल, ये सिक्के चलवाए थे। और इल्तुतमिश ने तुर्कान चियलगानी, इसका निर्माण करवाया था। ये क्या है तुर्कान चियलगानी? ये है 40 गुलाम है, उनका एक संगठन बनाया था और उसका नाम क्या रखा था? तुर्कान चियलगानी। इल्तुतमिश ने बनाया था। और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि तुर्कान चियलगानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसको नष्ट किसने किया था? बलबन ने। जैसे हमने पढ़ा नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। लेकिन उसको नष्ट किसने कराया था? बख्तियार खिलजी ने। ऐसे ही तुर्कान चियलगानी है, ये बनवाया किसने था? ये बनाया था इल्तुतमिश ने। 40 सरदारों, गुलाम सरदारों का संगठन। और इसको नष्ट किसने किया था? बलबन ने। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी, इक्ता प्रथा। और ये क्या होती है? जैसे युद्ध में जितने भी सैनिक जीत जाते थे, उनको पैसे देने की बजाय जमीन दान दे दिया करता था उनको। तो ये थी इक्ता प्रणाली। ऐसे ही इक्ता प्रणाली शुरू किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पॉइंट ज़रूर याद रखने, और ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इक्ता प्रथा क्या थी? पैसों के बदले ज़मीन देना। ये 4-5 काम किसके थे? इल्तुतमिश के। और कुतुब मीनार है, इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार काकी की याद में। और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण इसके ऊपर की एक मंजिल गिर गई थी, उसका दोबारा निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये जरूर याद रखने हैं कुतुब मीनार के बारे में। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और इल्तुतमिश ने दिल्ली। और इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन बने थे? उसकी बेटी रजिया सुल्तान। जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह हैं, ये मतलब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे थे, लेकिन ये एक अयोग्य शासक थे, इसलिए इसकी जगह कौन बने थे? रजिया सुल्तान। 1236 में इल्तुतमिश से इसकी मृत्यु हो गई थी और इसकी मृत्यु के बाद कौन बनी है? रजिया सुल्तान। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। 1236 से लेकर 40 तक इसका शासन था रजिया सुल्तान का। अब है रजिया सुल्तान। सबसे पहले तो रजिया सुल्तान से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का शासन दिल्ली पर कब तक था? 1236 से लेकर 1240 तक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। और जो याकूत है, ये कौन था? रजिया सुल्तान का प्रेमी था। लेकिन रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। और 1240 में जो रजिया सुल्तान है, इसकी डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। और इसका मकबरा कहाँ पर है? हरियाणा की कैथल में इसका मकबरा है। 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो रजिया सुल्तान से 4-5 पॉइंट ये याद रखने हैं कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, अल्तुनिया की पत्नी थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये दरबार में बिल्कुल मतलब इसने पर्दा प्रथा त्याग के पुरुषों की तरह चोगा पहन के जाती थी। और 1240 में इसकी मृत्यु कर दी गई थी। हरियाणा कैथल में इसका मकबरा है। और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। रजिया सुल्तान के बाद
बैराम शाह गद्दी पर बैठे थे। 2 साल इसका शासन हुआ था, फिर इसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठे थे। ये मतलब काम के नहीं हमारे काम की रजिया सुल्तान है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछा जाता है और आगे बलबन के बारे में पूछा जाता है गुलाम वंश से। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद है, ये गद्दी पर बैठे। फिर अब बलबन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एसएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो गयासुद्दीन बलबन के नाम पर यह गद्दी पर बैठा था। और बलबन के भी 3-4 काम है, जैसे इल्तुतमिश के थे, ऐसे ही 3-4 पॉइंट याद रखने हैं बलबन के बारे में। एक तो तुर्कान चियलगानी, जिसका निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। उसको नष्ट करने का काम किसने किया था? बलबन ने किया था। 10 चालीसा का अंत किया, यानी कि तुर्कान चियलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, उसको नष्ट करने का काम था बलबन का। बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी, लो एवं रक्त की नीति चलाई थी। और बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी कि कोई भी अगर दरबार में आएगा तो सिर झुका कर आएगा। सिजदा का मतलब तो ये होता है कि सिर झुका कर आएगा, और पैबोस का मतलब होता है कि आते ही पैरों को चूमेगा। तो सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने। और बलबन ने नवरोज फेस्टिवल की शुरुआत की थी। और बलबन की 1287 में मृत्यु हो गई थी। बस ये पॉइंट याद रखने हैं बलबन की। और एक याद रखना है कि अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो है उसके बारे में पूछा जाता है, जो भारत का तोता कहा जाता है। बलबन से लेकर तुगलक वंश तक अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। तो बलबन के दरबार में कौन था? फारसी कवि अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अमीर खुसरो से यही पूछा जाता है कि कब से लेकर कब तक अमीर खुसरो दरबार में रहा था कवि बनकर? तो बलबन के टाइम से लेकर तुगलक वंश तक दरबार में कवि रहा था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक था, वो कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। ये याद रखना है। और जो बलबन है, इसने एक उपाधि ली थी उलुग खां की, ये भी याद रखना है। तो मेन पॉइंट इसके क्या क्या होंगे? तुर्का ने चिलगानी का नष्ट किया था, लो और रक्त नीति, सिजदा पैबोस प्रथा चलाई थी, नवरोज फेस्टिवल, उलुग खां की उपाधि, गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर गद्दी पर बैठा था। और बस यही इसके बारे में याद रखना है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक है, वो कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। और इसके बाद कौन सा वंश शुरू हो जाएगा? खिलजी वंश। अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आगे है खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहा। जो गुलाम वंश था वो कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 तक। और 1290 से 1320 खिलजी वंश। जो खिलजी वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे, जिसका शासन 1290 से लेकर 1296 तक था। तो इसके बारे में बस हमने इतना ही याद रखना है कि खिलजी वंश है, उसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ से बस यही पूछा जाएगा। खिलजी वंश में इम्पोर्टेंट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है यहाँ से कि खिलजी वंश है, उसके जो संस्थापक हैं वे कौन हैं? जलालुद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे। और सबसे मतलब ये भी पूछा जाता है कि मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किस टाइम पर किया था? खिलजी वंश का टाइम चल रहा था जब मंगोलों ने सबसे अधिक आक्रमण किए थे। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी है, उसका पुराना नाम या फिर बचपन का नाम बोले तो क्या था? गुरसप्पा। और अलाउद्दीन खिलजी है, अभी बताया था, जो इक्ता प्रणाली है वो किसने बनाई, किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। और उसको ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रणाली क्या थी कि युद्ध के जीतने के बाद सैनिकों को पैसे न देकर ज़मीन दी जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि ज़मीन देनी बंद करके उनको वेतन दिया जाता था। तो एकता प्रणाली समाप्त किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक पॉइंट तो ये याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी की एक स्थायी सेना थी। स्थायी सेना का मतलब क्या है? इसकी सेना में मतलब एक बार सबको भर्ती कर लिया,
उनके बाद मतलब उनकी कुछ पहचान बढ़ा दी, ताकि कोई भी दूसरी सेना का कोई भी जासूस आकर सेना में शामिल ना हो, ताकि हमने पता चल जाए। तो उसके लिए जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने 2-3 वे चलाई थी। एक तो घोड़े दागने की प्रथा, मतलब घोड़ों पर भी निशानी कर दी थी, मोहर लगाई जाती थी ताकि पता चल जाए कि यो हमारी सेना का घोड़ा है। और एक सैनिकों का उलिया लिखने की प्रथा, ये दोनों किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, ये शुरू की थी। इसमें क्या था, अगर कोई भी व्यापारी मतलब बेईमानी करे है और मतलब उसका शरीर का मांस का टुकड़ा काट लिया करता, अगर कोई भी बेईमानी करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर बिल्कुल ईमानदारी से काम होता था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये थी। अभी हमने बात की थी अमीर खुसरो की। जो अमीर खुसरो है वो बलबन से लेकर तुगलक वंश तक रहा था। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे हम। तोताई हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। भारत का तोता, तोताई हिंद, ये किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और सितार और तबला ये किसने बनाए थे? अमीर खुसरो ने बनाए थे। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो अमीर खुसरो थे ये बलबन के शासनकाल से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक है इसके शासनकाल तक रहे थे। और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? खमसाए खुसरो इनकी पुस्तक थी। सितार और तबला किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने बनाया था। और निजामुद्दीन औलिया है इसके शिष्य थे अमीर खुसरो। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब गुजरात से मलिक काफूर, ये इसने अपना सेनापति बनाया था। ये किन्नर था, इसको 1000 मतलब दिनार देकर खरीदा गया था। तो इसलिए जो मलिक काफूर है इसे क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था मलिक काफूर। और इसको अपना सेनापति बनाया था। जो चित्तौर मिशन पर भेजा था, इस पर गया था, मतलब ये जो मलिक काफूर है इसने पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था, ये गया था वहाँ पर। जो मलिक काफूर है इसने पूरा दक्षिण भारत है वो विजय कर लिया था। और चित्तौर मिशन है इसके बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? पद्मावत में। और पद्मावत के लेखक हमें कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह सूरी के काल में लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। इससे बस ये याद रखना है, बस बाजार मूल्य प्रणाली, साने मंडी, ये सब किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी। और एक ये याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता था। यह प्रताप रुद्रदेव से कोई हीरा प्राप्त किया था। जो मलिक काफूर था वो दक्षिण भारत को लूटने के लिए मतलब विजय करने के लिए गया था ना, वहाँ से प्रताप रुद्रदेव से कोई हीरा लेके गया था। सबसे पहला अलाउद्दीन खिलजी को मिला था ये। और दूसरा सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मुबारक शाह खिलजी। 1316 से लेकर 1320 तक कौन रहा था? मुबारक शाह खिलजी। और ये मतलब बिल्कुल बेकार शासक था, ना इतना शक्तिशाली था। तो जो गाजी मलिक है इसको हम खुसरो कहा जाता है, खुसरो खां इसी का नाम है, मतलब गाजी मलिक है। इसने इसको मारकर तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। तो खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, और उसके बाद कौन सा है? तुगलक वंश। तो अब हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश है इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक है 1320 से लेकर 1325 तक इसका शासन रहा था। तुगलक डेंसिटी कब तक थी? 1320 से लेकर 1414 तक। 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा रहा था? गुलाम वंश। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश। 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश। और तुगलक वंश के जो संस्थापक वे कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद है इस शहर की स्थापना की थी। और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो सिंचाई कुएं हैं इनका निर्माण
सबसे अधिक किसके काल में हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक है, इसके काल में हुआ था। इससे बस ये याद रखना है। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। यहाँ से तो हमने बस ये याद रखना है कि तुगलक वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर है, किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और नहरों का निर्माण सबसे अधिक किसके टाइम पर हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर हुआ था, टाइम पर हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1325 से लेकर 1351 तक था। इसका वास्तविक नाम क्या था? जोना खां, इसका वास्तविक नाम था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसे क्या क्या कहा जाता था? एक तो इसको पागल सुल्तान कहा जाता था, एक इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता था। तो ये याद रखना है, मतलब एक बार पेपर में पूछा गया था कि रक्त पिपासु पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके शासनकाल में मोरक्को से इब्न बतूता आया था इसके दरबार में। बहुत बार पूछा जाता है कि मोरक्को यात्री था इब्न बतूता, किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इसकी एक पुस्तक है रेहला, ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। और मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने 3-4 काम किए थे। मतलब ये पागल सुल्तान है। इसने एक तो दोआब क्षेत्र है, वहाँ पर कर में वृद्धि कर दी थी। एक इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। इसका नाम मतलब दौलताबाद था, या फिर देवगिरी से दौलताबाद बोल देंगे हम। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी। और इसने मतलब जो सिक्के थे वे कांसे हैं, तांबे हैं, इनकी जगह मतलब सिक्के दूसरे चलवा दिए थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, सती प्रथा पर मतलब रोक लगाने वाला पहला कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक था, प्रथम सुल्तान था ये। लेकिन सती प्रथा का रियल में अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था। तो ये हैं, जैसे अकबर है, अकबर अनपढ़ था, बैन तो इसने भी की थी सती प्रथा, लेकिन ये अनपढ़ था, लिखित रूप में नहीं कर सका, तो इसलिए इसकी किसी ने भी नहीं मतलब मानी थी। तो मेन हमने ये याद रखना है कि सती प्रथा है जो, एक तो ये सती प्रथा है, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? भानुगुप्त जो ग्रंथ है वहाँ पर मिलता है, एरन। और सती प्रथा है, इसका पूर्णतः 1829 में विलियम बेंटिक है, इसके साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने इन्होंने किया था सती प्रथा का अंत। और ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये याद रखना है कि इब्न बतूता के बारे में, मोरक्को यात्री था, इसकी पुस्तक है रेला। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान, सौपनशील, रक्त पिपासु ये कहा जाता है। और पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपनी राजधानी दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। खुरासान अभियान है, इसमें असफलता मिली थी। दोआब में मतलब कर में वृद्धि कर दी थी, इसलिए इसे पागल सुल्तान कहा जाता था। और जो ये सती प्रथा है, इसका अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। 1829 में इसका अंत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक। जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने 6 शहर बसाए थे। कौन कौन से? हिसार, हरियाणा में है ये, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद और जानूपुर सिराज, ये शहर इसने बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने जो टोपरा अभिलेख है, ये दिल्ली कौन लेकर गया था? अशोक ने बनवाया था टोपरा अभिलेख, टोपरा स्तंभ है ये, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर गया था इसे। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बस इससे हमें ये याद रखना है, जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने ये शहर बसाए थे, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, ये शहर इसने बसाए थे। नहरों का निर्माण करवाया था।
और लड़कियों की सहायता के लिए दीवानी खैरात, दीवाने बंदगन, ये सब किसने बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने ये विभाग शुरू किए थे। और बताया था कि जो कुतुब मीनार है इसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसकी चौथी और पांचवी मंजिल है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और टोपरा अभिलेख है, इसको दिल्ली लेकर गया था फिरोज शाह तुगलक। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम सुल्तान था। अभी बात करी थी जो सती प्रथा है इसका एक तो वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऐरन अभिलेख जो भानुगुप्त का था, ऐरन अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। 1829 में पूर्ण रूप से सती प्रथा बंद करवाई गई थी। राजा राम मोहन राय के साथ विलियम बेंटिक दोनों मिलकर 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और किस अभिलेख में इसका वर्णन है? ऐरन अभिलेख में इसका वर्णन है। और तुगलक वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ये जरूर याद रखने हैं कि इस वंश का पहला संस्थापक कौन था और अंतिम कौन था। तो गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, ये तो इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। और 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, 1398 में। और उसके बाद कौन सा वंश शुरू हो गया था? सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश शुरू हो गया था। तो इसके बारे में बस हमने यही याद रखना है। 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग है इसने आक्रमण कर दिया था। और जो तैमूर है इसका सेनापति कौन था? खिज्जर खां। और खिज्जर खां ने क्या किया था? सैयद वंश है इसकी स्थापना की थी। क्योंकि जो तैमूर लंग है वो बाहर से चला गया था और किसको सौंप गया था सब कुछ? खिज्जर खां को सौंप गया था। और खिज्जर खां ने फिर क्या किया? सैयद वंश है इसकी स्थापना की। इससे हमने बस ये याद रखना है कि जो सैयद वंश है इसके संस्थापक कौन है? खिज्जर खां थे। और ये कौन थे? ये तैमूर है उनके सेनापति थे। बस हमने ये याद रखना है। सैयद वंश के बाद कौन सा आया था? लोधी वंश आ गया था। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। और इब्राहिम लोधी है लोधी वंश के बारे में हमने उसके बारे में ज़रूर पढ़ना है, इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश है उसके संस्थापक तो कौन हो गए? बहलोल लोधी। और उसके बाद सिकंदर लोधी के बारे में क्या याद रखना है? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर है इसकी स्थापना की थी 1504 में। और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर पहुंचा था 1498 में। ये पुर्तगाली था। सिकंदर लोधी से ये याद रखना है कि आगरा शहर की स्थापना की थी और दिल्ली से आगरा इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी ने क्या चलाया था? गजे सिकंदर है, ये नापने की इकाई है, ये चलाई थी गजे सिकंदर। एक सिकंदरी गज में 30 इंच के बराबर होता था। और सिकंदर लोधी के बाद कौन बैठा था गद्दी पर? इब्राहिम लोधी, 1517 से लेकर 1526 तक। 1517 में खतौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में। और राणा सांगा वही है जिसके कहने पर बाबर है जो भारत आया था। और उसके बाद फिर इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। 1519 में भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था। और 21 अप्रैल 1526, ये इम्पोर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद मुगल वंश है उसकी स्थापना बाबर ने की थी। और जो ये लोधी वंश है ये क्या है? ये पहली अफगान डायनेस्टी थी। और दूसरी कौन सी थी? शेरशाह सूरी की। तो पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी थी? लोधी। और जो लोधी वंश है उसका अंतिम कौन था? इब्राहिम लोधी। और बाबर ने जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, इसमें बाबर ने जीतने की खुशी में क्या बनाया था? काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। और इब्राहिम लोधी का मकबरा भी पानीपत में बनवाया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश है वो सत्ता में आया था? तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद जो मुगल वंश है इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इब्राहिम लोधी है इसका मकबरा भी कहाँ पर है? पानीपत में। उसके बाद शुरू हो जाएगा मुगल वंश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।